अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक है। फर्स्ट ईयर से लेकर एमफिल तक इसी टॉपिक को एडवांस लेवल पर पढ़ा जाता है, तो बेसिक्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं और इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, ये सब कुछ आपने गौर से सुनना है। और ये लेक्चर सुनते हुए आप कोशिश करें कि एक नोटबुक और पेन साथ लेके बैठा करें, ताकि इसके जो जो अहम पॉइंट्स हों वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। ये टॉपिक्स जो लेक्चर जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, ये आपके स्टडी के दौरान तो काम आ ही सकती हैं, डेली बेसिस पर जो क्लासेस होती हैं उसके लिए हेल्पफुल हैं। लेकिन ये आप अगर किसी कंपेटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स के टेस्ट की, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस जो भी कर रहे हैं आप, तो उसमें जो भी एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट भी है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, तो उसमें भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये बाकायदा एक पूरा क्वेश्चन बना हुआ होता है कि लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होंगी। तब हम जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने प्रेजेंट किया था। एडम स्मिथ एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट वही लेकर आए थे, तो फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी इनको कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डिमांड का, कि डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो डिमांड इकोनॉमिक्स में कहते हैं एनी डिज़ायर सपोर्टेड बाय मनी, यानी जो ख्वाहिश हम पैसों से पूरी कर सकें। अब इसमें दो चीज़ें अहम हैं, विल टू परचेज़ और पावर टू परचेज़। जो ख्वाहिश हम पैसों से पूरा कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी ख्वाहिश नहीं है, तो वो हमारी डिमांड नहीं है। और इसी तरह अगर हमारी किसी चीज़ को ख़रीदने की ख्वाहिश है लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी विल है पावर नहीं है, तो वो भी डिमांड नहीं है। तो विल टू परचेज़ और पावर टू परचेज़ दोनों चीज़ें अहम है, वो होंगी तो ही डिमांड कहलाएगी। अब लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एक कानून है इकोनॉमिक्स में। ये हमें बताता है इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, इसे सेट्रिस पेरिबस भी कहा जाता है कि सेट्रिस पेरिबस इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है। ये नीचे फंक्शन दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसको क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी भी लिखा जाता है। माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव रिलेशन, यानी क्वांटिटी डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है और दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जब किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो वो चीज़ हमारे लिए महंगी हो जाती है, फिर हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, हम उसकी क्वांटिटी नहीं खरीदते। और अगर किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज़ हो जाए तो वो हमारे लिए सस्ती हो जाती है, तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते हैं। अब इसके आगे डिमांड कर्व पे, ये डिमांड कर्व है जो आपके सामने शो हो रहा है। हमने एक साइड पे प्राइस को लिया है और एक साइड पे हमने क्वांटिटी डिमांड को लिया है, क्योंकि इन दोनों का ही रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। ये हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी जो है वो डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। अब इसके बाद है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या होता है। अच्छा, प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब देखें ए पॉइंट है और बी पॉइंट, दो पॉइंट है हमारे पास। तो बी पॉइंट पे देखें प्राइस, उसके बाद ए से लेकर बी तक देखें। ए से लेकर बी तक आते हुए जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुई है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हुई है। तो ए और बी के दरमियान जो चेंज है ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी जब जब क्वांटिटी डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आएगा तो वो चेंज उसी कर्व के ऊपर रहते हुए ही आएगा। हम कर्व शिफ्ट नहीं करेंगे, उसी कर्व के ऊपर रहते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये हमारे पास होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, और जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड पूछा जाएगा तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है, यानी एक ही कर्व के ऊपर रहकर आप ए से बी पॉइंट पर चेंजेस देखते हैं कि प्राइस डिक्रीज़ हुई है और क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। अब उसके बाद होता है शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व शिफ्ट उस वक्त होता है, शिफ्ट का मतलब हम सुनते हैं ना कि एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। इकोनॉमिक्स में जब भी कोई वेरिएबल डिक्रीज़ होता है, क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है, तो वो कर्व लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, और अगर इंक्रीज़ हो जाए क्वांटिटी तो वो राइट साइड पे शिफ्ट होता है, जैसे ऊपर इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है आपको डायग्राम में। प्राइस डिक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज़ हुई है। तो ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया है, ये आपने वाज़े ध्यान रखना है। ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं आया, ये अदर फैक्टर्स की वजह से आया है। अगर प्राइस की वजह से चेंज आता तो वो क्वांटिटी डिमांड होता, और वो पीछे ए से बी पॉइंट पे हम आ रहे होते। अब यहाँ पे तो हमारा कर्व ही शिफ्ट हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये अदर फैक्टर्स की वजह से हुआ है। अदर फैक्टर्स मीन जैसे इनकम है, फैशन है, टेस्ट है, वेदर है, पॉपुलेशन है, ये वो फैक्टर हैं जो हमने कांस्टेंट रखे होते हैं।
तो इन फैक्टर की वजह से डिमांड हमारी चेंज होती है। आज का यही टॉपिक था, डिमांड कर्व के बारे में, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, अब इसमें देखें आपके कितने एमसीक्यूज़ बनते हैं। डिमांड क्या है, डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एडम स्मिथ कौन था, इकोनॉमिक्स का बानी कौन था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, डिमांड कर्व नेगेटिव क्यों होता है, इनके दरमियान कैसा रिलेशन होता है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज कब आता है, डिमांड में चेंज कब आता है, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट इस एक वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, और इसके अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसको नोटिफिकेशन भी इसके ऑन कर दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।